वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये हमारे एमसीक्यू इसका जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 इस वीडियो में कराया जा रहा है। आगे दो आने वाले लेक्चर्स में हम अन्य दो पार्ट्स चैप्टर 3 के कराएंगे। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज क्वांटम ऑफ चार्ज और मिनिमम पॉसिबल चार्ज, यानी आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश कौन सा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू यहां पर दी हुई है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये निगेटिव होता है। तो इस तरह से व्हिच इज क्वांटम ऑफ चार्ज यानी मिनिमम चार्ज हमारा कौन सा है। तो मिनिमम चार्ज यहां पर जो वैल्यूज हैं E, 2E, 1/2E एंड 3E। तो इसमें से हम जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो न्यूनतम होता है यानी मिनिमम होता है। तो यहां पर मिनिमम चार्ज E है, क्योंकि चार्ज हमारा जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, Q = NE। तो कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश N का E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां N 1, 2 से लेके कोई भी इंटीजर या पूर्णांक हो सकता है। तो इस तरह से जो भी चार्ज होगा वो या तो E होगा या 2E होगा, 3E होगा। इसी ऑर्डर में ये चार्ज हमारा बढ़ता रहेगा। तो चार्ज 0 न्यूट्रल हो गया, फिर इसके बाद E, 2E, 3E। तो बीच का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी 0 से E के बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यानी जो E/2 चार्ज है या 1/2E चार्ज, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड हो गया। इस स्टेप्स में मिल रहा है 0 चार्ज मिल रहा है या E चार्ज मिल रहा है या 2E, 3E। तो इनके बीच की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। और जो हमारा आवेश का क्वांटम है यानी क्वांटम ऑफ चार्ज, ये न्यूनतम संभावित आवेश होता है यानी मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। इसकी वैल्यू E से लिखी जाती है और यहाँ पर वो मिनिमम चार्ज की वैल्यू दी हुई है। तो सारा चार्ज जो है वो सारा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल पूर्णांक संख्या में मल्टीप्लाई करने पर हमारा जितना भी चार्ज होता है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। तो कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण हम जानते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। तो E, तो इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज। 2E ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इंटीजर के साथ लगा हुआ है। 3E ये भी इंटीजर के साथ लगा हुआ है। तो ये E/2 यहां पर पूर्णांक नहीं है, तो यही चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हाफ E ये आवेश पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी आवेश यहां पर पॉसिबल है। Q = NE, जो भी चार्ज ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, N जहां इंटीजर है, पूर्णांक है, वही चार्ज एक्चुअल में होते हैं, बाकी आवेश एक्चुअल में नहीं होते हैं। क्वेश्चन 3, कूलाम फोर्स F डिपेंड्स ऑन, कूलाम या विद्युत बल जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं निर्भर करता है। तो कूलाम फोर्स इसका फार्मूला होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो इस तरह से हम इस फार्मूले में देख रहे हैं कूलाम फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस यानी आवेशों Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन चार्जेस पर निर्भर करता है। ऑन मीडियम यानी माध्यम पर डिपेंड करता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो माध्यम पर भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्स डिपेंडेंसी है। ऑन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, दो आवेशों के बीच की दूरी R पर निर्भर कर रहा है। तो ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है कूलाम फोर्स। इस तरह से लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो इन सभी पर कूलाम फोर्स निर्भर करता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो यही डी आंसर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 charges of 1 coulomb each are placed at 1 meter distance from each other. How much coulomb force they exert on each other? यानी एक कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम फोर्स कितना होगा? तो दो चार्जेस जिनकी वैल्यू 1 कूलाम और इधर भी 1 कूलाम है, Q1 Q2, ये चार्जेस हैं, इनकी वैल्यू 1 कूलाम है और डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 हमारे 1 कूलाम है दोनों और डिस्टेंस 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, इस तरह से 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये आंसर आ गया। तो ये आंसर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। फोर्स में हम इलेक्ट्रिक फोर्स में वैल्यूज रखते चले जाएंगे और हमें ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जूल पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव। तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई, इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E इक्वल टू F अपान Q। F का जो यूनिट है वो न्यूटन है और Q का यूनिट कूलाम। तो इस तरह से न्यूटन पर कूलाम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो गया, यूनिट हो गया, और न्यूटन पर कूलाम ये हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। न्यूटन पर कूलाम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, यानी मात्रक। 6 क्वेश्चन, कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर व्हेन। कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होता है जब Q1 Q2 आर बोथ आर पॉजिटिव, यानी Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हैं। ऑप्शन बी Q1 Q2 बोथ आर निगेटिव, Q1 Q2 दोनों ऋणात्मक हैं। या ऑप्शन सी Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव, यानी Q1 धनात्मक और Q2 ऋणात्मक है। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो कूलाम फोर्स का जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर है ये डिपेंड करता है कूलाम फोर्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ हम चार्जेस की जो वैल्यू है उसको हम उनके साइन सहित रखेंगे। तो चार्ज अगर निगेटिव है तो Q1 निगेटिव हो गया, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 को हम पॉजिटिव रखेंगे। इस तरह से दो पॉजिटिव चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और Q1 Q2 दोनों निगेटिव हैं तो क्या होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होता है तो फोर्स कहलाता है रिपल्सिव। फोर्स जो होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, यानी फोर्स हमारा रिपल्सिव नेचर का होता है। तो जब भी F पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसलिए तीसरे ऑप्शन में हम देखते हैं Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो इसलिए जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव फोर्स के लिए हमारा जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव हो गया। तो इस तरह से कूलम फोर्स अट्रैक्टिव या आकर्षण प्रकृति का होगा कब, जब दोनों में से कोई एक आवेश नेगेटिव हो। तो ये शर्त है, केवल दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर से ये रिपल्सिव हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होने पर फोर्स प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी रिपल्सिव हो जाता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए निगेटिव फोर्स की वैल्यू चाहिए और वो तभी पॉसिबल है जब Q1 Q2 में से कोई एक नेगेटिव हो जाए। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है, ए और बी दोनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज
रिपल्सिव नेचर व्हेन कूलाम बल या विद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है जब F की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी तभी ये प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है, यानी दोनों चार्जेस सेम पोलरिटी के होने चाहिए। Q1 Q2 दोनों सेम पोलरिटी, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा, या दोनों निगेटिव हैं Q1 और Q2 तब भी फोर्स रिपल्सिव होगा। फोर्स रिपल्सिव यानी निगेटिव होने का मतलब फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो गया। तो इस तरह से देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन सही है। चार्जेस Q1 Q2 आर बोथ पॉजिटिव, तो दोनों धनात्मक हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। चार्जेस Q1 Q2 Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव, यही ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोथ ऑफ एबव, ये ऑप्शन चूंकि ए इनकरेक्ट है इसलिए सी भी इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑल ऑफ एबव होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ए रॉन्ग हो गया तो सी भी रॉन्ग है, तो इसलिए ऑल ऑफ एबव हमारा कैंसिल हो गया। क्वेश्चन 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज प्रोपोर्शनल टू, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला लिखेंगे। ये है 1/4πε0 Q1 Q2/R। इस फार्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस जो कि R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों चार्जेस पर निर्भर करती है। ओनली वन चार्ज, केवल एक चार्ज पर तो निर्भर नहीं करती, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों चार्जेस पर निर्भर कर रही है। नन ऑफ द अबव, क्योंकि ए ऑप्शन हमारा सही है तो इसलिए नन ऑफ द अबव रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U दोनों चार्जेस के अनुक्रमानुपाती होती है या दोनों चार्जेस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन 9, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू 1 कूलाम चार्ज एट 0.1 मीटर फ्रॉम दिस चार्ज, यानी 1 कूलाम आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो ये हमारा 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, इससे 1 मीटर पर इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है 1/4πε0, जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ना दी रहे तो वहां के को हम 1 मानकर कैलकुलेशन करेंगे, और ये होता है Q/R। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे। 9 × 10⁹ ये हो गया, और Q की वैल्यू 1 कूलाम है और R की वैल्यू 1 मीटर। तो इस तरह से 9 × 10⁹ वोल्ट, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 9 × 10⁹ वोल्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्या होता है। टेस्ट चार्ज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 1 पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये टेस्ट चार्ज धनात्मक ही होता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। एक्सट्रीमली स्मॉल यानी बहुत छोटा, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है पॉइंट साइज का, और पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। पॉइंट साइज यानी बिंदु आकार का, तो ये पॉइंट के जैसा होता है, बहुत छोटा होता है, और इसको स्फेरिकल माना जाता है। डी ऑप्शन इज डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन अदर चार्जेस, यानी यह हमारा जो टेस्ट चार्ज है किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता, तो ये डी ऑप्शन भी सही है। तो टेस्ट चार्ज ऐसा लिया जाता है, ऐसा कल्पना किया गया है कि टेस्ट चार्ज के द्वारा किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगता, लेकिन टेस्ट चार्ज किसी अन्य आवेश द्वारा लगाए गए कूलाम बल का अनुभव करता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी सही हो गए। ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी ये आंसर करेक्ट है। टेस्ट चार्ज के बारे में एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, टेस्ट चार्ज की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, ये पॉजिटिव है, बहुत छोटा है, बिंदु साइज का है,
और टेस्ट चार्ज किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता, लेकिन बल का अनुभव अन्य आवेश द्वारा करता है, लेकिन इसका मान ज्ञात नहीं है और इसको हम Q0 वैल्यू का लेते हैं, तो हम इसकी वैल्यू Q0 लिख देते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम और सारी प्रॉपर्टीज टेस्ट चार्ज में होती हैं। क्वेश्चन 11, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स, यानी विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है। तो जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे उससे क्या चीज पता चलती है? ऑप्शन ए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, विद्युत धारा की दिशा नहीं पता चलती। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बोथ ऑफ एबव इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए इनकरेक्ट है, नन ऑफ एबव ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि बी करेक्ट है। तो इस तरह से जो टेंजेंट हम खींचते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या देता है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? तो विद्युत बल रेखाएं हमारी जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इनकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर बनाते हैं। तो निगेटिव चार्ज में सभी विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और ये स्मूथ कर्व होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं स्मूथ कर्व होते हैं, यानी निष्कोण वक्र हैं और इमेजिनरी लाइन है। तो ये बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में नहीं होती। डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती हैं। अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएगी, दो टेंजेंट हम खींचेंगे, तो जो कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो ए बी सी तीनों सही हो गए। तो इस कारण से हमारा डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है। इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट्स डिपेंड ऑन, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई किसी पॉइंट पर इसके इर्द गिर्द रखे गए चार्ज के कारण निर्भर करती है। तो कोई चार्ज Q ए से आर डिस्टेंस पर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E = 1/4πε0। के भी लगा सकते हैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो के हम लगा लेते हैं ε0 × K × Q/r²। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है, Q पर डिपेंड करती है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है, तो चार्ज पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज, यानी उस आवेश से बिंदु की दूरी, तो इस पर निर्भर करता है। 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। माध्यम के, यानी माध्यम पर ऑन मीडियम, तो मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो डी हमारा सही ऑप्शन हो गया। एक पर ही टिक लगाना होता है, तो डी हमारा इन सबको गवर्न करता है। तो ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी, इन सभी चीजों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर करता है, चार्जेस पर निर्भर करता है। चार्ज की जो हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से दूरी इस पर निर्भर करता है, और ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 14, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C डिपेंड्स ऑन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर करती है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट हो गया कैपेसिटर, और इसकी बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और प्लेटों का एरिया हम समान रखते हैं, तो एरिया A हो गया और प्लेटों के मध्य दूरी को हम स्मॉल d कहते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इसकी जो कैपेसिटी होती है उसका फार्मूला है K एप्सिलॉन 0 A अपान D। इस फार्मूले से हम कैपेसिटर की धारिता या कैपेसिटेंस लिखते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू K। तो एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के क्षेत्रफल पर पहला ऑप्शन है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर C डिपेंड करता है, C इज प्रोपोर्शनल टू A। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल C इज प्रोपोर्शनल टू K। तो इस तरह से C निर्भर करता है यानी कैपेसिटेंस। तो इस तरह से जो हमारा A B C तीनों करेक्ट हो गए, तो D ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी यहां सत्य है। तो कैपेसिटेंस जो होती है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये प्लेटों के क्षेत्रफल, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, इन सभी चीजों पर निर्भर करती है। ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट आंसर। फार्मूला फॉर कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर इज, संधारित्र का सूत्र हाफ CV स्क्वायर निम्न में से किस का सूत्र है? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इंक्लूडेड है, तो V ऑलरेडी इंक्लूडेड है। V स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो सकता। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र, तो ये हमारा जो फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला है कैपेसिटर के लिए। तो हम जानते हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ QV। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैपेसिटर में स्टोर्ड रहती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर होती है, यानी परावैद्युत माध्यम में ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्वेश्चन 16, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 farad each are connected in series combination. Find equivalent capacitance CS. Here capacitors are connected in series combination. 10 farad धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता CS का मान ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर जुड़े होते हैं उनकी जो तुल्य धारिता होती है, ये हो गए C1 और C2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। और जो तुल्य धारिता का फार्मूला है CS इक्वल टू C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। इस फार्मूले में चूंकि C1 C2 दोनों 10 फैरेड हैं, तो 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 20, तो 100 अपान 20 का मतलब 5 फैरेड। तो इस जो पैरेलल हमारा श्रेणी क्रम है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी जो तुल्य धारिता है ये 5 फैरेड आ गई। ये C हमारा करेक्ट आंसर है, 5 फैरेड। 17 क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैरेड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP, यानी 10 फैरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता CP का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे कैपेसिटर C1 और C2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से जोड़ेंगे। और जो तुल्य धारिता होती है CP इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये कितना हो गया, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 10, तो 20 फैरेड ये तुल्य धारिता हो गई। तो इस तरह से B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत बल
एफ तथा विद्युत क्षेत्र ई में क्या संबंध होता है? E इक्वल टू एफ इंटू क्यू, ई इक्वल टू एफ इंटू क्यू स्क्वायर, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर। तो यहां पर जो रिलेशन आया है करेक्ट, एफ इक्वल टू क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो एक्चुअल में किसी चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर हम दूसरा चार्ज रख दें क्यू जीरो, तो फिर जो क्यू जीरो फोर्स अनुभव करेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना फोर्स अनुभव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मान लिख दें यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन जीरो, 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो एफ आ गया, एफ कितना आया? 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर। यही दोनों चार्जेस के मध्य फोर्स है क्यू और क्यू जीरो, जो कि आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल, इसके बीच में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यही लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, विद्युत फ्लक्स परिभाषित है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी विद्युत रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस, यानी किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो हमारे पास कोई भी सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस से गुजरती हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर होती हैं, तो इन पूरी लाइंस को हम जो संख्या है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, यानी किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसको फार्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर सी राइट आंसर है। तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं कहां से, इस जो एरिया है, जो ये एरिया हमने लिया है, इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, जिसको फाई से लिखते हैं।